आप आगे लेके आएंगे उसको हम तस्लीम करेंगे कि अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में मौका दिया तो मैं वादा करता हूं कि नवाज शरीफ, मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम दौर पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, प्रोग्राम की एंकर पर्सन डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान तातीलात पर हैं। उनकी अदम मौजूदगी में प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी आज मुझ पर है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत जो है उसकी मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ चंद हफ्ते बाकी हैं। निगरान सेटअप के लिए मुलाकातें और बातचीत का अमल शुरू हो चुका है। मुसलसल तीसरी ये जमहूरी हुकूमत है जो अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करने जा रही है। लाहौर में मुलाकात की साबिक सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, और निगरान सेटअप पर जो बात हुई है उसमें हमारे ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि आइंदा निगरान वज़ीर आज़म जो है वो एक सियासी शख्सियत होगी। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, सियासी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं नज़ीर लगारी साहब, जबकि हमारे तीसरे मेहमान हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। मुजम्मिल साहब लाहौर में मौजूद हैं, सियासत का मरकज़ जो है वो लाहौर बना हुआ है, मुलाकातें हो रही हैं, क्या देख रहे हैं कि मुसलसल तीसरी हुकूमत जो है वो अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करने जा रही है, तो इस जो तीसरी हुकूमत है, पूरा जो सियासी अमल है, इसमें हमने क्या खोया क्या पाया? नहीं, हुकूमत तो मुद्दत पूरी नहीं कर रही है, तीसरी पार्लियामेंट है जो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। लेकिन ना, हुकूमत तो इमरान खान साहब की बीच में गई और फिर उसकी जगह दूसरी हुकूमत आई। वैसे किसी भी पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, और जब वज़ीर आज़म बदल जाता है तो हुकूमत बदल जाती है, क्योंकि नया वज़ीर आज़म आ जाता है, नई हुकूमत आ जाती है। पहले जो दो हुकूमतें पार्टियों की दोबारा नई हुकूमत रही। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन कैबिनेट बदल जाती है, वज़ीर आज़म नई टीम ले आता है, काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं। आप देखें यूसुफ गिलानी साहब जब गए, राजा परवेज़ अशरफ आए, तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी चले गए थे और वज़रा काफ़ी तब्दील हो गए थे। सेमी जी के जब नवाज शरीफ गए तो शाहिद खाकान आए तो भी काफ़ी वज़रा तब्दील हो गए थे। टीम बदल जाती है, नई आ जाती है। इस बार तो खैर हुकूमत मुकम्मल ही बदली, इमरान खान साहब गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि पार्लियामेंट तीसरी पार्लियामेंट है जिसने अपनी मुद्दत पूरी की है, और एक कम से कम पार्लियामेंट का तसलसल हम देख रहे हैं जो जमहूरियत का तसलसल है। बुरी बात यह है कि केपी और पंजाब की हुकूमतें कबल अज़ वक्त तोड़ी गईं, उनके इंतखाबात ना हो सके और वहाँ पर एक लंबी निगरान हुकूमतें बनी हैं, जिससे खदशात हैं कि अब निगरान हुकूमतें तवील होने का एक रिवायत पैदा हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो निगरान हुकूमतें बनेंगी और इलेक्शन बर वक्त हो जाएंगे, और मुझे इलेक्शंस में कोई डिले नज़र नहीं आता है। जहाँ तक आपकी ये बात है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, तो अगर तो सियासतदान होगा तो फिर बलूचिस्तान से होगा। मुझे पंजाब और सिंध में ऐसा कोई सियासतदान नज़र नहीं आता जिस पर निगरान के लिए इत्तफाक हो जाए, या जो निगरान के लिए अपना कैरियर जो है वो दाव पे लगा सके और जो कबूल हो। तो मुझे लगता है अगर हो तो कोई बलूचिस्तान से हो सकता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा चांसेस किसी माहिर मईशत के हैं कि वो इस निगरान दौर में वज़ीर आज़म के तौर पर आए। लेकिन गुज़िश्ता जो 3 साबिक निगरान वज़राए आज़म हैं, सिंध से रहे हैं, केपी से रहे हैं, उसके बाद बलूचिस्तान से रहे हैं, तो इस बार बारी तो फिर पंजाब की बनती है। हाँ, लेकिन पंजाब में कोई ऐसा मुझे सियासतदान नहीं नज़र आता जो निगरान बन के आगे अपना कैरियर ख़त्म करे और कहे कि मेरी सियासत का एंड है यहाँ पे। क्योंकि जब आप निगरान वज़ीर आज़म बनते हैं तो आप फिर आगे नॉन पॉलिटिकल होना पड़ता है आपको। जितने भी निगरान वज़ीर आज़म हैं उनका आगे पॉलिटिकल कैरियर हमें नज़र नहीं आया है। तो अभी मैं अगर नज़र दौड़ाऊँ तो ऐसी कोई कदावर शख्सियत पंजाब में आपको कहाँ नज़र आती है जो अपनी सियासत के बिल्कुल एंड पे मौजूद हो, कोई नवाबजादा नसरुल्लाह टाइप या और कोई ऐसे। देखें, मुझे तो अभी जहांगीर तरीन भी जो हैं वो पॉलिटिकल इनिंग की तैयारी में नज़र आते हैं। तो इसलिए ये नज़र आना कि कोई ऐसा निगरान वज़ीर आज़म पंजाब में आप नज़र दौड़ाएं जो कदावर भी हो वज़ीर आज़म के लिए और जो अपना पॉलिटिकल कैरियर एंड भी करना चाहता हो। लिहाजा रिटायर्ड जज को तो हम देख लेते हैं, कोई टेक्नोक्रेट देख सकते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट देख सकते हैं रिटायर्ड, लेकिन किसी पॉलिटिशियन के लिए निगरान वज़ीर आज़म बन के अपने कैरियर को आगे ख़त्म करना मुश्किल है।
अच्छा नज़ीर लगारी साहब, क्या इतना सफ़र इनफ है कि मुसलसल तीसरी हुकूमत ने अपनी जो 5 साल मुद्दत है वो पूरी की, तीसरी असम्बली जो है 5 साल मुद्दत मुकम्मल करने को है, क्या इतना ही बहुत है कि हमने डिलीवर क्या किया, हमने अवामी मसाइल को कितना एड्रेस किया, कि हमने इस पर भी बात करेंगे कि बस इनफ है कि 3 बार जो है असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है? देखिए, एक बहरहाल एक अच्छी बात तो है, एक नेक शगुन तो है कि पाकिस्तान की ये तीसरी आप कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो काफ लीग की पार्लियामेंट बनी थी और जैसे वो मैनेज की, जैसे अरेंज की गई, जिस तरह से वो लाई गई, उससे कतई नज़र उसने 5 साल पूरे किए थे। फिर उसके बाद जो है वो 3 ये हुकूमतें जो हैं इन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की है। और उसमें भी एक तजर्बा है कि वहाँ पर जो है जो चेयरमैन सेनेट थे हमारे सिंध से थे, मोहम्मद मियाँ सुमरो, वो चेयरमैन सेनेट थे, फिर कायम मकाम सदर भी बने, फिर वो वज़ीर आज़म भी बने और उनकी निगरानी में इलेक्शन भी हुए। और फिर उसके बाद उन्होंने सियासत से कोई किनारा कशी नहीं की, वो फिर सियासत में भी आ गए और फिर उन्होंने उससे कमतर दर्जे का मनसब भी कबूल किया। वो इस काबीना में जो पिछली काबीना थी इमरान खान की, वो उसमें भी मौजूद थे वो। तो इस तरह से ये रहा है और पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की है, तीसरी चौथी पार्लियामेंट जो भी है इसने मुद्दत पूरी की। इस लिहाज से तो ये नेक शगुन है, डिलीवरी के एतबार से और ह्यूमन राइट्स के एतबार से बहरहाल क्वेश्चन रहेंगे। और इस लिहाज से कि जनाब क्या सियासी हुकूमत के आने के बाद हमारे मसाइल हल हुए हैं, तो हम समझते हैं कि मसाइल हल नहीं हुए हैं। अगरचे किसी न किसी हुकूमत ने जो फिल वाकई सियासी हुकूमतें थीं उनने कोशिश की डिलीवरी की और उनने चीज़ों को हल करने की कोशिश की। जब जरदारी साहब की हुकूमत आई थी, अगर जरदारी साहब की कहा जाता है पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, तो उस वक्त तक जो है वो पहले जनाब परवेज़ मुशर्रफ की जो हुकूमत थी उस दौरान में आखिर में लाइन लग कर आटा लिया जा रहा था और लोग एक शदीद किस्म के ग़िज़ाई बहरान का शिकार थे। फिर उनके आने के बाद हम ज़राअत में बहुत आगे बढ़े और ज़राअत में पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट्स भी कर रहा था और चीज़ों में बेहतरी आई, लेकिन एनर्जी सेक्टर में हम पीछे रह गए। नवाज शरीफ दौर में एनर्जी सेक्टर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना है। ऐसा नहीं है कि ज़ीरो जो है वो गवर्नेंस थी या ज़ीरो डेवलपमेंट थी, ऐसा नहीं है। बहरहाल ये बदकिस्मती की बात है कि जो पिछला दौर था PTI का दौर, उस दौर में डिलीवरी कुछ नहीं हुई है और उसमें ह्यूमन राइट्स का जो है वो संगीन वो रहा है, खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं और तारीख़ी खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, बहुत शर्मनाक थी। और अब मौजूदा हुकूमत जो 1 साल से है वो उसका पार्लियामेंट तसलसल है, लेकिन हुकूमत चेंज हो चुकी है। तो इस हुकूमत के दौरान भी ये क्वेश्चन मौजूद हैं कि ह्यूमन राइट्स का क्या सूरत हाल है और इस पर भी सवाल है कि इस हुकूमत ने, ये तो हुकूमत का दावा है कि हमने पाकिस्तान को एक मालियाती बहरान से और माशी बहरान से निकालने की कोशिश की है और हम इस लॉजिक को किसी हद तक मान भी सकते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लोगों को जो मसाइल थे वो हल नहीं हुए हैं। पाकिस्तान में गुर्बत वैसी की वैसी है, पाकिस्तान में लोगों को इलाज की सहूलतें नहीं हैं, पाकिस्तान में पीने का साफ पानी नहीं मिलता है, पाकिस्तान में लोग अपना रिहाइश के मसाइल से दो चार हैं। जो बहुत बड़ा काम होना चाहिए था वो नहीं हो सकता है। ना भुट्टो साहब का नारा रोटी कपड़ा और मकान पूरा हो सका है, ना किसी और का कोई बड़ा नारा पूरा हो सका है। हम देख रहे हैं कि इंसानों के हालात जो हैं, जो हमारी पूरी की पूरी इंसानी यहाँ की पाकिस्तान की जो आवाम है उनके मसाइल बड़ी हद तक जो कि तू हैं वो हल नहीं हुए हैं और हम दुआ गो हैं कि ये मसाइल हल हों और पाकिस्तान में ये जो जमहूरी सिस्टम है वो रवां दवा रहे। आप बजा फरमा रहे हैं कि जिस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम आवाम को डिलीवर कर सकता था उस तरह से नहीं कर पाया। ब्रिगेड साहब, तीसरी पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करने को है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखें, ये तो खुशाइन बात है कि बिल्कुल जमहूरियत में पार्लियामेंट का टेन्योर पूरा होना चाहिए और तीसरी दफ़ा मुद्दत पूरी कर रही है। दरमियान में हुकूमतें चेंज होती रही, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस इस सुबह चला और उसके मुताबिक चीज़ हुई है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुल्क के जो अभी भी इकॉनमी जो है, आपकी मुआशी हालात वो ठीक नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है अभी तक है और उस पर कोई डाउट नहीं है। और अब देखना सबसे बड़ी बात यह है कि ये टाइम पर इलेक्शन हो जाएँ और निगरां हुकूमत कैसी बनती है, नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन पोलिटिकल होनी चाहिए। आई पर्सनली फील कि ये ज़्यादा बेहतर है, या किसी पार्टी की एफिलिएशन एटलीस्ट ना हो
अगर इंडिपेंडेंट वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो देयर इज नो इशू, बट एज लॉन्ग एज अगर ये मेन पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और फिर मेरे ख्याल में खाम कंट्रोवर्शन में जाएंगे, चाहे फेयर इलेक्शन भी हो जाएं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम है लेकिन लोग बातें करेंगे। इसलिए इस मौके ऐसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें ये चाहिए। बेशक बेहतर है कि बलूचिस्तान से छोटे सूबे से ली जाए, वो भी मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। और उसके साथ ये है कि अभी टाइम पे अगर रिजॉल्व होती हैं असम्बली तो देखना ही है, क्योंकि अब अथॉरिटी इलेक्शन कराने की इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, अब वो प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो ये देख रहे हैं कि इसमें कोई रीज़न तो नहीं है, जैसे वो कहते हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ सेंसेस नहीं है, डिलिमिटेशन नहीं है और इस तरह की कोई और कंट्रोवर्सी तो नहीं है, वो देखने की बात होती है। और फिर ज़्यादा डिपेंड ये करता है कि मियां नवाज शरीफ साहब कब आते हैं, क्या वो टाइम पर आ जाते हैं, उनके केसेस को फेस करने के बाद इसी देर कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी के जो कैंपेन लेके चलनी है वो बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे की जाती है, ये देखने की बात है। और उसमें ये देखना है कि पीपल्स पार्टी ने देखें अपने कार्ड बड़े अच्छे खेले हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने बहुत तैयारी कर ली थी, वो नेवर वांटेड के पीडीएम से इसलिए निकल गए थे कि वो चाहते थे टाइम पर इलेक्शन हो जाए और उससे तैयारी करते रहे हैं। PMLN को बड़ा डिफिकल्ट टाइम है क्योंकि पैकेज भी उनके पास है, प्राइम मिनिस्टर उनका था, फाइनेंस मिनिस्टर उनके थे, इंटीरियर मिनिस्टर उनके थे। ये अब आवाम को ये जाके क्या स्लोगन लेके जाते हैं, क्या आवाम को बताते हैं कि हमने क्या कंट्रीब्यूशन की है, हमने क्या अपनी आप को बचाया या हमने सियासत को बचाया या रियासत को बचाया, ये अवाम फैसला करेंगे कि कैसे किया। क्योंकि अपरेंटली अब जाके जब आपके में वर्ल्ड बैंक से मसला हल हुआ है तो अब आपकी इकॉनमी रिवाइव करनी शुरू की है। अभी आपके सामने एक स्पेशल इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंसिल भी बन गई है और एक आपने देखा कि मिलिट्री की तरफ से एक बनी है स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दिया है, जो लगता ही है कि मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन वो इस हुकूमत के बाद नहीं होगा, जो भी नई हुकूमत आवाम के मैंडेट से आएगी वहाँ जाके होगा, क्योंकि जब तक मुल्क में इस्तेकाम आएगा साथी तब आपकी इन्वायरमेंट बेहतर होंगी, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर होंगी, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट बेहतर होंगी और उस वक्त आपको ज़्यादा लोग मुल्क जो हमारे फ्रेंडली है वो आके फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। ज़ाहिर है कि जब आप इन्वेस्टमेंट आएगी जहाँ भी जाएंगे तो उससे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों में निकलेंगी और फिर IT सेक्टर को लिया जा रहा है, एग्रीकल्चर को लिया जा रहा है, फिर माइन एंड मिनरल को लिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी हैं अगर इनको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करें। आप ठीक कह रहे हैं, इकॉनमी जो है वो बेहतर होती है, हमें दिखाई दे रही है। मुज़म्मिल साहब, हम देखते हैं कि हर इलेक्शन से पहले अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, इंतखाबी इस्लाहात की बात होती है, इलेक्शन से पहले बातें होती हैं, लेकिन फिर इलेक्शन होते हैं उसी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान लगते हैं, उसी इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान लगते हैं। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो 2023 का चंद माह में होने वाला इलेक्शन है, इसके लिए क्या सियासी जमात को पहले ही इंतजाम करना चाहिए ताकि इलेक्शन को तमाम सियासी जमातें मानें? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में ये जो 2002 के बाद से आप बात कर रहे हैं कि हम अभी तो जो हमारा इलेक्शन का तसलसल है वो 2002 से है। वैसे तो 90 की दिहाई में भी हमारे यहाँ जमहूरियत रही है और चाहे मुद्दत पूरी नहीं होती रही, लेकिन आपको इलेक्शन पर जितना भी एतराज़ हो, जो सियासी जमातें हैं वो पार्लिमान में आकर भी बैठी हैं और उन्होंने उन इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद को मुल्क को बहुत बड़ा सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं किया है। ये 90 की दिहाई में 126 दिन के धरने हुए हैं, डी चौक पर एहतजाज होते रहे, पूरा मुल्क जाम करने की बातें होती रही। मैं बात तो ये 2014 से शुरू हुआ है। एक नई सियासी जमात आई जिसने धरनों की सियासत शुरू की, असेंबलियों से इस्तीफे देने की सियासत शुरू की, पार्लियामेंट पर उल्टी शलवारें लटकाने की सियासत शुरू की और वो 2014 से 9 मई 2023 तक मुल्क को कहाँ ले आई। और वो धरने और वो जो एहतजाज की सियासत है वो बिलाखिर 9 मई 2000 उसके नतीजे में 9 मई 2023 हुआ। हमने देखा कि वो उस जमात को आपने अपोजिशन में देखा, उन्होंने अदम इस्तेकाम दिया, उनको आपने हुकूमत दे दी, वो फिर भी उन्होंने मुल्क को अदम इस्तेकाम ही दिया। उन्होंने अपनी 2 हुकूमतें तोड़ ली इक़्तिदार के हवस में। उन्होंने अपनी, अब कहते हैं कभी किसी ने अपनी हुकूमतें तोड़ी हैं
उन्होंने, उनके 150 एमएनए थे, उन्होंने 150 इस्तीफे दे दिए, 4 महीने बाद कहा नहीं दिए। उनके एक एमएनए ने कहा मैं ऊपर अल्लाह के नाम है इनको हाजिर नाजर जान के इस्तीफे देता हूँ, फिर अदालत में जाके कहा मैंने तो दिया नहीं था। तो हमने एक मजाक देखा एक नई सियासी जमात का कि उसने जमहूरियत के साथ भी मजाक किया, मुल्क के साथ भी मजाक किया, मुल्क को अदम इस्तेहकाम का भी शिकार किया। देखें, जब आपके मुल्क में धरने होते हैं, जब आपके मुल्क में आग लगाई जाती है, जब हुकूमतें तोड़ी जाती हैं, जब इस्तीफे दिए जाते हैं, तो दुनिया आप पर, आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं करती है। जिस तरह दहशतगर्दी के नतीजे में अमन व अमान ख़राब होता है, इसी तरह सियासियत में इस्तेहकाम के नतीजे में भी अमन व अमान ख़राब होता है। फिर भी सरमायाकारी और आलमी मालियाती इदारे आपसे मुँह मोड़ लेते हैं। मुल्क का इस्तेहकाम दोनों लिए ज़रूरी है। आप देखें कि जब मुल्क में इस्तेहकाम आया है, जब एक मंजरनामा क्लियर हुआ है, जब हमने एक फसाद को ख़त्म किया है, चाहे उसकी कीमत हमने 9 मई की सूरत में कितनी बड़ी अदा की है, लेकिन उसके बाद रियासत ने अपनी रेट इस्टेब्लिश की है और कहा एनफ इज एनफ। तो उसके बाद आपने देखा है कि IMF का मुआहदा भी हो गया है, सऊदी अरब से पैसे भी आ गए हैं, UAE से भी आ गए हैं। दुनिया को पाकिस्तान का मुस्तकबिल और यहाँ का मंजरनामा साफ समझ आ गया है। वो जो अदम इस्तेहकाम था, दुनिया ने कहा वो ख़त्म हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ इस इलेक्शंस के बाद, मतलब मैं कहता हूँ 2013 के इलेक्शंस पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ था। आसिफ जरदारी साहब ने कहा रोज़ का इलेक्शन है, लेकिन कोई धरना तो नहीं दिया। वो असेंबलियों में आकर बैठ गए, उन्होंने अपनी अपोजिशन का किरदार अदा किया। एतराज़ तो उन्हें भी था। इसी तरह 2008 के इलेक्शंस में, 2002 के इलेक्शन पर नून को इतराज़ था, 2008 के इलेक्शन में भी इतराज़ था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान साहब 2013 में तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रही थी कि आरोज़ का इलेक्शन कहा। 2018 में हमने देखा RTS के हवाले से बातें होती रही, एहतजाज होते रहे। नहीं, निज़ामी साहब, आप सियासी जमातों की गुफ्तगू पर तो पाबंदी नहीं लगा सकते कि आप कहें कि ये बात ठीक है, ये गलत है। मैं और आप भी गुफ्तगू कर रही हैं, इसी टॉक शो में कप उठा के दूसरे के सर पे मार देना जो है ना, वो नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी है। जमहूरियत में गुफ्तगू करना तो कोई बात नहीं कि इलेक्शन सही था गलत था, होनी लेकिन हम देखते हैं कि तमाम इलेक्शन से पहले जो है पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ बैठती भी हैं, इंतखाबी इस्लाहात पर भी बात होती है, लेकिन मुख्तलिफ नशिस्तें होती हैं, इलेक्शन एक्ट भी बनते हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा बारहा जो भी इंतखाब हुआ उस पर सवालिया निशान रहे हैं। लगारी साहब, अब आप क्या देखते हैं कि अभी भी टाइम है पोलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए? चलें लगारी साहब। जी मुजम्मिल भाई। आदिल निजामी साहब, 2017 में जो इलेक्शन एक्ट बना उसको साकिब निसार ने सबूताज किया, पार्लियामेंट के बने हुए इलेक्शन एक्ट को। अब उसमें इंटरवेंशन की जिसका उसको अख्तियार नहीं था, वो जुडिशियल एक्टिविज्म था। सवाल यही है कि नेशनल कंसेंसस से आपने अगर कोई इंतखाबी इस्लाहात करनी है वो कंसेंसस से हो सकती हैं, कोई एक जमात नहीं कर सकती। फिर 2018 में आपने ये जो RTS का ड्रामा देखा है, वो कोई सोच सकता था कि RTS ही बैठ जाएगा? मेरा मतलब है वो बियॉन्ड परसेप्शन था कि आप सोचेंगे कि इलेक्शन का जो नताइज का निज़ाम है वो 6 घंटे के लिए बैठ जाएगा। ये आपने हमें कहा ये बड़ा फुल प्रूफ निज़ाम बनाया गया है, व्हाट्सएप पे आएंगे, RTS बनेगा, निज़ाम है कंप्यूटर का। उसके नतीजे में लोगों का टेक्नोलॉजी पर से एतमाद उठ गया। RTS के बाद लोग EVM को RTS के से मुशाबत देने लग गए, क्योंकि आपने, अब वो किसने किया, मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। क्यों पोलिंग स्टेशन पर फौजी अफसरान को खड़ा किया गया, क्यों RTS बिठाया गया, उसके नतीजे में आज पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, जो हम कहते हैं कि इदारों के खिलाफ नफरत बहुत फैली है, जो हम कहते हैं कि इंतखाबी निज़ाम पर सवाल है, वो 2018 में जो आपने आज हाइब्रिड किया इलेक्शन को, उसके नतीजे में पैदा हुआ और उसके जिम्मेदारान अभी तक कटहरे में नहीं आ सके हैं। चलें मुजम्मिल साहब, इस पर मजीद भी बात करते हैं। अभी एक ब्रेक की जानिब चलेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लगारी साहब और दीगर मेहमानों से पूछेंगे कि क्या इकदाम ज़रूरी हैं बिफोर इलेक्शन ताकि आने वाला जो इलेक्शन है उस पर किसी भी सियासी जमात को एतराज़ ना हो। अभी एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। लगारी साहब, ये बताएं कि क्या इक़दाम ज़रूरी हैं ताकि तमाम जो सियासी जमातें हैं आने वाले इलेक्शन पर उनका एतमाद हो? देखें, जब ये तय हो जाए कि इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन का बिला किसी शर्त के उनका मुनसिफाना, आज़ादाना, गैर जानबदाराना होना ज़रूरी है। पहली बात यह है। और पाकिस्तान में अब तक जितने इलेक्शन हुए हैं उनके ऊपर सवाल निशानात मौजूद रहे हैं। 1970 के इलेक्शन हमारे सामने हुए, हमने उस इलेक्शन को देखा था। उस इलेक्शन में किस तरह की मैनिपुलेशन हुई थी वो भी हमें मालूम है। किस तरह से इलेक्शन के लिए जिस तरह से मौलाना भाषानी कह रहे थे कि खुदा के वास्ते इलेक्शन ना करवाओ, पूरा बंगाल डूबा हुआ है। लेकिन एक राय पाई जाती है कि 1970 का इंतखाब मुल्की तारीख का वाहिद इंतखाब है जो एक शफाफ इलेक्शन माना जाता है। नहीं, उसमें बहुत सी चीजें हैं। मैं पूरी किताब लिख सकता हूं इसके ऊपर। बहुत सी चीजें हैं जो हमारी आंखों के सामने हुई, किस तरह से मैनिपुलेट हुए, किस तरह से चीजों को किया गया। खासतौर पर बंगाल में जो हुआ, बंगाल में कयामत आ चुकी थी। एक ही इब्तदाई कुछ 10 मिनट जो भोला तूफान जो आकर टकराया था उससे बंगाल के साथ, मशरकी पाकिस्तान के साथ, पहले ही चंद मिनटों में जो 5 लाख आदमी मर चुके थे यार, जान हो चुके। उसके बाद इलेक्शन जो है आगे, यानी ये 4-5 तारीख का वाक़या है, अगले महीने की 7 तारीख को इलेक्शन है। पार्टियां कह रही हैं कि इलेक्शन नहीं करवाओ। खुद वहां की पार्टी जो बड़ी पार्टी है, अवामी लीग के टक्कर की पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी, भाषानी ग्रुप जो है वो कह रहा है कि इलेक्शन नहीं करवाओ। 2 हफ्ते पहले इलेक्शन से बाइकाट कर गया। आखिर उसने कहा कि नहीं, आप नहीं करवाना चाहते हैं इलेक्शन करवाकर, आप मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। इन्होंने फिर भी इलेक्शन करवाए और नतीजा ये हासिल करना चाहते थे। याह्या खान कह चुके थे, हेनरी किसिंजर रिकॉर्ड पर है कि भाई याह्या खान कह चुके थे कि हम पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान को अलग करना चाहते हैं, तो इसलिए इलेक्शन कराए गए और ये हो गया है। फिर 77 के इलेक्शन उनके ऊपर क्वेश्चन थे और उसकी तारीख कैसे मैनिपुलेट की गई, किस तरह से वो तारीख चलवाई गई, किस तरह से वो तारीख हुई जो PNA की तारीख थी, सारी चीजें डॉक्यूमेंट उनके आ चुके हैं। कौन चला रहा था। फिर 88 के इलेक्शन में खुली धांधली हुई, फिर 90 के इलेक्शन में खुली धांधली हुई, फिर उसके बाद जो है 97 के इलेक्शन में हुई, 93 के इलेक्शन में हुई और 2002 के इलेक्शन में। मैं कहता हूं कि फॉर गॉड सेक अब ये मौका है, पाकिस्तान को मिलना चाहिए कि इलेक्शन फ्री, फेयर और इम्पार्शल हो। अगर इम्पार्शल इलेक्शन हो, आप ये कह रहे हैं जो निगरान सेटअप है उसके तायुन के लिए लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने मिलकर जो है तायुन करना है कि कौन निगरान वजीर आजम होगा जो इंतखाब करवाएगा। हम देख रहे हैं कि लीडर ऑफ हाउस जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर हमें कहीं अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या इधर के जो हुकूमती बड़ी जमातें हैं ये मिलकर एक नाम देंगी और लीडर ऑफ जो अपोजिशन है वो उसके ऊपर स्टैम्प कर देंगे? देखें, बात यह है कि बदकिस्मती है ना, अभी मुजम्मिल साहब कह रहे थे ना कि भाई 150 अरकान एकदम असेंबली से चले गए। इससे बड़ा तमाशा पाकिस्तान की सियासत में हुआ है और ये अरेंज मैनिपुलेटेड सियासत का ये नतीजा निकलना था कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर आकर ऐलान किया जाता है कि हम सब इस्तीफे देकर जा रहे हैं और डिप्टी स्पीकर जो उसको सदारत कर रहा है। स्पीकर इसलिए सदारत नहीं करता है कि जनाब मैं तो नहीं करता, मानता नहीं हूं, और फिर डिप्टी स्पीकर सदारत कर रहा होता है तो वो और ऐलान करता है। फिर स्पीकर कहता है कि मैं जा रहा हूं और मैं इसका वो ही नहीं करता हूं और हम असेंबली से इस्तीफा देकर जा रहे हैं। और एक बंदा बैठा होता है अली मोहम्मद खान, वो तकरीर करने के लिए बैठा, उसको तय किया गया था, वो ऐलान कर देता है कि हम इस्तीफा दे रहे हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पर आकर इस्तीफा दे देते हैं। और एकदम एक असेंबली से 150 अरकान, इतनी ताकतवर अपोजिशन पाकिस्तान की तारीख में नक्शा ही बदल सकती थी। वो नहीं, उन्होंने सियासी गेम करना ही नहीं था, उनने बचगाना अमल करना था। नहीं, उन्होंने एक तयशुदा अमल करना था जो शायद किसी का एजेंडा था, शायद किसी बाहर का एजेंडा था, उसको अमल करना था। वो किया उन्होंने। पाकिस्तान की सियासत को आलूदा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों को बनाती है जो PTI, जिन्होंने PTI बनाई या बनवाई, या जिन लोगों ने ऐसे आदमी को हीरो 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 करके पाकिस्तान को 0-0 कर दिया। ये तबाहकुन गेम था। 9 महीने तो आके सारे हमारे हालात ही अजीब कर दिए हैं कि कभी हमने सोचा ही नहीं था कि लोगों ने बड़े वाकयात देखे। अब आप बजा फरमा रहे हैं कि PTI एक अच्छी ऑपोजिशन का किरदार भी अदा कर सकती थी असेंबली में रहकर। ब्रिगेडियर साहब, क्या आपको लगता है कि जो निगरान सेटअप है इसका क्या फार्मूला बनेगा? क्योंकि पूरा पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का इक़्तिदार उनके पास था, पंजाब उनके पास था, खैबर पख्तूनख्वा उनके पास था, और जो वज़ीर-ए-आज़म बने थे उनकी कहीं हुकूमत नहीं थी। पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे में उनकी हुकूमत नहीं थी।
और ये भक्तियां कसते थे कि तुम्हारी तो इस्लामाबाद में हुकूमत और कहीं है ही नहीं, ये कहते थे। उसके बावजूद ये सारे का सारा असेंबली छोड़कर चले जाना, दो हुकूमतें अपनी तोड़ देना और बैठकर गैर संजीदा सियासी खिलाड़ियों के लिए मैदान नहीं होना चाहिए। और मैं कभी जिंदगी में इस तरह का नहीं करता हूं कि गैर जमहूरी अमल हो। जी, हारिस साहब से बात करते हैं। हारिस साहब, ये बताएं कि क्या आपको जो निगरान सेटअप के लिए फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है? देखिए, इसमें बात यह है कि बिल्कुल के पीटीआई ने बड़ी गलतियां की हैं, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। चाहे उन्होंने अपनी फेडरल एमएनए से नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे दिए, बिल्कुल गैर जमहूरी तरीका था। आज सफर इसी वजह से कर रहे हैं। फिर पंजाब में और केपी में गवर्नमेंट थी, वो तो होगी, और आज छुपते फिर रहे हैं। तो उसको 9 मई की बिल्कुल ऑल एग्रीड। बट बात यह है कि पीडीएम ने भी डिलीवर नहीं किया। और अभी ये जब से आईएमएफ का मसला हल हुआ है, अगर ये हम 8, 9, 10 महीने पहले कर लेते तो आप मुझे बताएं कि आज हम कहाँ पर पोजीशन पे होते हैं, हम इस तरह की प्रॉब्लम में ना होते। यही बातें जो एक एक बात उन्हें डिक्टेट जो उन्होंने किया हमने मान ली। अगर हम ये पहले मान लेते तो आज तकरीबन अक्टूबर नवंबर में बात ख़त्म हुई होती, तो आप देखें आज हम काफ़ी रिवाइव कर गए होते। और पीडीएम की गवर्नमेंट के बाद, पीएमएलएन के बाद बहुत कुछ होता बताने के लिए कि देखें हमने इसके बाद अभी जो आप लैपटॉप बांट रहे हैं, ये चीज़ें बांट रहे हैं, इलेक्शन से पहले सब कुछ कर रहे हैं, ये आप 6 महीने किया होता, उसका रिजल्ट भी नज़र आ रहा होता, तो 2 मार्च को काफ़ी हद तक वो जो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। सो ये अभी देखना ये है कि इलेक्शन कैसे होते हैं, निगरान सेटअप कैसा आता है, प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाता है, और उसके बाद इलेक्शन फ्री कितने होते हैं। इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खास तौर पर ये है कि उन्होंने ये देखना है कि आप इस वक्त पुराने पे कराने हैं सेंसस पे, ये नए पे कराने, ये भी बात है। और ये जो पुरानी बातें नहीं कि वो आरटीएस बैठ गया, तो ये आप लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या हमने इस दौरान में कोई ऐसा कदम उठाया कि आइंदा के लिए ऐसी प्रॉब्लम ना हो? कोई हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स किए? क्या हमने बैठ के इसका हल निकाले कि आइंदा के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे? और उसके लिए हमने ये फूड प्रूफ सिस्टम बना लिया। नथिंग इज देयर। वही पुरानी बात, कोई फौजी अफसर टेलीफोन बूथ पे नहीं था। लेट मी बी वेरी क्लियर, इट वाज ओनली आउटसाइड पे हमारा एक सिपाही खड़ा होता था, बाकी सारा काम इलेक्शन कमीशन के जो रिटर्निंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट ऑफिसर वो करते थे। इसके बाद अगर सिस्टम बैठे तो अभी क्या हमने इसका सिस्टम किया कि आइंदा ना बैठे? आइंदा हमने कौन से सिस्टम ठीक कर दिए? ये बातें करने की ना, हम पीछे 10 साल की 15 साल की बातें तो बड़ी करते हैं, बिल्कुल ठीक है, डन, जो गलती हो गई, आगे तो इम्प्रूव करें ना। क्या हमने इस वक्त इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जो होने चाहिए, क्या हमने उसका हल निकाल लिया है? क्या हमने आज कर लिया जी कि अब बिल्कुल हमने फौज को नहीं बुलाना, हमने इलेक्शन कराने हैं, मिनिस्ट्रियल के इलेक्शन कमीशन ने मिल के एफसी आएगी, रेंजर्स आएगी, पुलिस आएगी, आर्मी शुड नॉट बी कॉल्ड। व्हाई आर्मी शुड गेट अ नेम? हर एक बात करते हैं फौज की बात, फॉरगेट इट, डोंट ब्रिंग आर्मी, लेट देम डू देयर ओन ऑपरेशनल वर्क। और आप अपने तरीके से सिस्टम करें। इंडिया में क्या फौज आती है इलेक्शन कराने के लिए? इतना बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है, वहाँ तो कोई फौज नहीं आती है। जो इम्प्रूव करें सिस्टम को और फाइंड अ सोल्यूशन। आज बल्कि आवाम को बताएं कि आइंदा के लिए हमने इलेक्शन कमीशन से कि हमने इलेक्शन ऐसे कराना, इसमें यहाँ पर है, ताकि अभी कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा रिजॉल्व कर लें, लेकिन इसको ख़त्म करें इस इशू को। मेरे ख्याल में हर वक्त पुरानी बातों को पर्पज़ ही कोई नहीं कि हम आगे सबक तो सीख रहे हैं, कि अगर सबक ही नहीं सीख रहे हैं और वही बातें कर रहे हैं तो इससे मसला हमारा हल नहीं होगा। हमने कैसे फूड सिस्टम बनाना है, हमने कैसे इलेक्शन ठीक कराने हैं, हमने किसको इस्तेमाल करना है, रिजल्ट कब अनाउंस होने हैं, कैसे होने, तो फॉर्म अच्छे करें, साइन ऐसा पक्का हो कि वो चेंज ना हो सके, जो अंदर प्रेसिडेंट ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर चेंज कर देते हैं वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपीलें जो होती हैं इलेक्शन के खिलाफ इमीडिएट 3 महीने में डिसाइड हो। 4-4 साल के बाद जब पूरा नई वो असेंबली आ रही है तो अब फैसले हो रहे होते हैं। क्या ये हमारा सिस्टम? ये चीज़ें ठीक करने की जरूरत है। आपने बजा फरमाया सिस्टम जो है वो बिफोर टाइम इनको ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि जो बाद में इल्ज़ाम तराशी ना हो। अभी हम एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक के बाद मेहमानों से मज़ीद भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुज़म्मिल साहब, आप लाहौर में मौजूद हैं, साबिक सदर सरदारी भी लाहौर में हैं और वहाँ पर अपने लिए स्पेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सोलो फ्लाइट के चक्कर में है, जबकि IPP जो है वो आपको क्या किरदार अदा करता नज़र आ रही है, किसके साथ उसका इलाक़ हो सकता है?
पीपल्स पार्टी से होगा, उनकी अच्छा। एडजस्टमेंट भी पीपल्स पार्टी के साथ होगी। मुझे लगता है कि इन दी एंड आईपीपी और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और मुस्लिम लीग नून अपना इलेक्शन लड़ने के मूड में है। वो किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग काफ के साथ ज़रूर करेंगे, जहाँ तक मुझे नज़र आता है। आईपीपी इज़ टू बिग फॉर सीट एडजस्टमेंट फॉर पीएमएलएन। कितनी सीटें उनको दी जा सकती हैं? वो कहते हैं हमारे पास 70 विनिंग हॉर्सेज हैं, तो कोई जमात भी पंजाब में 70 सीटें किसी दूसरी जमात को देकर तो इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। तो और आईपीपी के लिए भी अपने किसी बंदे को इग्नोर करना मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा उनकी सीट एडजस्टमेंट मुझे तो मुमकिन नज़र नहीं आती है मुस्लिम लीग नून से। इसमें सोलो फ्लाइट वाली बात नहीं है। इतने ज्यादा हैवी वेट्स इकट्ठे एक पार्टी में मौजूद हैं, तो वो सब ने इलेक्शन लेकिन मुजम्मिल साहब, एक जो हमने देखा कि अलीम खान ने कहा कि ऑन चौधरी जो है हुकूमत से बाहर आ जाएं, लेकिन बाद में जहांगीर तरीन ने उनको वहीं रुकने का कहा। तो ये क्या एक स्पेस पैदा करने की कोशिश की गई? कोई बैक चैनल, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? अंदर की खबर बताएं आप। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। वो सिस्टम में रहना चाहते थे। उनका ख्याल होगा कि इस्तीफा देने से क्या हासिल हो जाएगा। एक कॉस्मेटिक इफेक्ट था, उसका कोई नतीजा तो नहीं था। नुमान लंगड़ियाल भी मौजूद थे। ज़्यादा मसला नुमान लंगड़ियाल का था, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करा रहे हैं, हुकूमत में मौजूद थे। तो मेरे ख्याल में नुमान लंगड़ियाल जब नहीं छोड़ना चाहते थे, तो ऑन चौधरी के छोड़ने की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि नुमान लंगड़ियाल ने तो इलेक्शन लड़ना है, जहाँ तक मुझे सबको मालूम भी है। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि माजी की बात क्यों ना की जाए। माजी की बात करेंगे तो मुस्तकबिल ठीक करेंगे। आप हमें ये कहें कि जी माजी की बात ना करें, कि फिर मुस्तकबिल ठीक कैसे करेंगे? माजी से सीखेंगे तो मुस्तकबिल ठीक करेंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर कहते हैं कि जी 8-9 महीने पहले IMF से मुआहदा कर लेते, हो ही नहीं सकता था। एक्टिव डिप्लोमेसी की बात है। पाकिस्तान का मंजरनामा किसी डिप्लोमेसी के लिए किसी दुनिया को समझ ही नहीं थी यहाँ होना क्या है। एक जमात जो थी वो उसने पूरा मुल्क उल्टा के रखा हुआ था अपने सियासी मकासद के लिए। कभी वो लॉन्ग करती थी, कभी निजात करती थी, कभी असेंबली तोड़ती थी, कभी इस्तीफे देती थी, कभी जेल भरो तहरीक शुरू कर देती थी। दुनिया परेशान थी कि मुल्क में हो क्या रहा है। ऐसे में कोई आपके साथ मुआहदा, आम शर्तें तो उनकी 9 महीने पहले भी मानने को तैयार थे, वो हमारी 9 महीने पहले नहीं सुनने को तैयार थे। ये एक्टिव डिप्लोमेसी का खेल होता है। 12 मुल्कों से बात की प्राइम मिनिस्टर ने ये IMF का मुआहदा कराने के लिए, फिर अमेरिका से बात की। आपके मुल्क में अमन नहीं होगा, इस्तेहकाम नहीं होगा, कोई मुल्क कैसे चल सकता है? इस तरह तो नहीं चढ़ सकता कि आप एक जमात जो है वो पूरा मुल्क उल्टा दे और आप कहें जी कि आप इसको तो उल्टाने की इजाजत है, आप इसकी बात ना करें, आप वो बात करें। भाई उल्टाने की वजह से सब कुछ हुआ, मुल्क तबाह उसकी वजह से हुआ, उसकी बात ना करें, उसको छोड़ दें, उसका जिक्र ना करें। वो लाडली है, उसके सारे गुनाहों पे पर्दा डाल दें, इनकी बात कर लें। जिन्होंने इस सारे के बावजूद होल्ड किए रखा, जिन्होंने उसके बावजूद करके दिखाया ये बड़े बुरे हैं, और जिन्होंने सारी तबाही पैदा की वो उनकी बात ना की जाए। नई मंतक हमें समझा दी जाती है हर बार। तो मैं ये समझता हूं कि आप देखें ना जी, फैटफ की हमने सारी शराइत पूरी कर दी। नहीं निकलते थे ना, शाह महमूद कुरैशी साहब आके हमें बताते थे ना कि हमने शायद सारी पूरी कर दी है, लेकिन वोट हमारे पास नहीं है। IMF का भी यही बात है। चले बिला आखिर जो फैटफ है उससे हम निकल आए थे। लगारी साहब, कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो क्या डिलीवर करेंगे? आखिरी लगारी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। लगारी साहब जी, मुझे आपका सवाल नहीं, क्योंकि मुजम्मिल साहब बोल रहे थे तो सर मुस्लिम लीग नून जो है उसका दावा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आएंगे, चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और डिलीवर करेंगे, मुल्क को दोबारा एशियन टाइगर बनाएंगे। पहली बात यह है कि वो पाकिस्तान में आए, पहली बात यह है, और उनका पाकिस्तान में आना ज़रूरी है। और उन्हें पाकिस्तान बहुत तकलीफ दे होता है आपको जेल में डाल दिया जाए और आप वज़ीर आज़म हो और आपको हटा दिया जाए, और फिर जिस तरह से ये सारा अमल हुआ है, और जिस तरह से मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो अदालती निज़ाम है, जिस तरह से उन्होंने उनके साथ बिहेव किया है, एक मरतबा नहीं कई मरतबा, तो उसके ज़रिए वो हो गए। वो उसके बाद उनका वापस आना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो आएँ और इलेक्शन में आकर वो जीत भी लें और फिर वज़ीर आज़म बन जाएँ। तो मंजरनामा इसके बरक्स भी हो सकता है, और वो आए तो ठीक है, आकर डिलीवर करें और पाकिस्तान के लोगों को वो दें। उनके हटाए जाने को क्वेश्चन किया जाना चाहिए।
और दोनों बार जब परवेज मुशर्रफ ने हटाया और जब अब हटाए गए दोनों बार उनको क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए और उनकी जो कारकर्दगी है उसको भी ऑन किया जाना चाहिए। लेकिन उनकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे इख्तलाफ किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने भी जितना अपने दौर में डिलीवर किया उसको ऑन किया जाना चाहिए, जितना डिलीवर नहीं किया उस पर भी बात होनी चाहिए। जो कुछ उसके इनके बाद में आने वाली हुकूमत ने जो कुछ भी किया या अपोजिशन में रहते हुए जिस तरह से अपने धरनों से लेकर और किसी भी पार्लियामेंट को ना चलने देने, 34 सरकार के साथ पार्लियामेंट में थे, इस्तीफे दे दिए और उसके बाद कुछ 6-7 महीने गुजरने के बाद कहा नहीं हम वापस आ रहे हैं और वापस आकर बैठ गए। सिर्फ ख्वाजा आसिफ ने कहा कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और उसके बाद जो है दोबारा असेंबली में आए तो फिर यहाँ पर आकर जिस तरह से मैनिपुलेट किया इलेक्शन को और जिस तरह से इलेक्शन पंजाब असेंबली में वो इलेक्शन हार गए थे, फिर भी अपनी हुकूमत बनाई उन्होंने। और हुकूमत बनाने के लिए क्या क्या हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, क्या क्या लोटा करेंसी हुई है, इसको भी हिसाब में रखा जाना चाहिए। वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे, फिर भी हुकूमत बनाई और उनको सहूलतकारी की गई। इस पर बात होनी चाहिए कि सहूलतकारी नहीं होनी चाहिए थी और उनके लाने के लिए सब कुछ नहीं होना चाहिए था। आर्टिस्ट मशीनें नहीं बिछाई जानी चाहिए थी, ये सब कुछ अच्छा था। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि इलेक्शन हो गए हैं या इलेक्शन होने वाले हैं तो फुला पार्टी लाजमन जीत जाएगी और फुला लाजमन वजीर आज़म बनेगा। ऐसा नहीं, मंजरनामा कुछ भी हो सकता है। और कोई भी पार्टी, क्योंकि पंजाब में इस वक्त जो है बहुत से तकसीम पड़ी है, सियासी तकसीम पड़ी है, कोई ना कोई तो पीटीआई के नाम पर इलेक्शन लड़ेगा और कोई ना कोई तो जो आईपीपी है उनके नाम पर इलेक्शन लड़ेगा, कोई ना कोई तो पीपल्स पार्टी के नाम पर इलेक्शन लड़ेगा, काफ लीग भी अपना इलेक्शन लड़ेगी, नून लीग भी अपना इलेक्शन लड़ेगी। इस वक्त जो पोलराइजेशन है, जो तकसीम है पंजाब के अंदर, इतनी बड़ी तकसीम तो माजी में कभी नहीं रही थी, अब हुई है। और जब 3 की तकसीम हुई जो लोग अभी किसी सियासी जमात में नहीं है, अपना अलग से प्लेटफॉर्म बनाने के चक्कर में है, जिस तरह से परवेज खटक साहब हैं, वो अभी तक किसी सियासी जमात के साथ शामिल नहीं हुए, तो उनका आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं कि क्या वो KPK में कुछ डिलीवर कर पाएंगे, इलेक्शन में कोई खातिर खा कामयाबी मिलेगी उन्हें या उनके ग्रुप को? मैं समझता हूं कि कठपुतलियां नचाने का अमल बंद किया जाना चाहिए और जो सहूलतकारी है किसी न किसी महबूब की, उसको नहीं होना चाहिए। खुला मैदान होना चाहिए, खुली सियासत होनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम बालिग ज़हन के हैं और वो अपना बेहतर फैसला कर सकते हैं और उन्हें करने देना चाहिए। क्या है हैसियत परवेज खटक साहब की, ये भी खुद मत पता चल जाएगा और ANP की क्या पोजीशन है ये भी पता चल जाएगा और शेरपाव की क्या पोजीशन है ये भी पता चल जाएगा, मौलाना की क्या पोजीशन है ये पता। ऐसा नहीं है कि मैदान परवेज खटक ने रखा हुआ है और इस वक्त बड़ी पार्टियां तो वो जाहिर है मौजूद इस वक्त तो उनके सामने थी, उनको तो उठने नहीं दिया गया था। उनके साथ तो बहुत बड़ा हुआ था, सेटबैक हुआ था कि ANP वाइप आउट कर दी गई थी और JUI को एक तरफ कर दिया गया था और शेरपाव को चंद सीटों तक महदूद कर दिया गया था और इनके लिए खुला मैदान था। 10 साल के दौरान में खुला मैदान रहा। खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा बड़ा जो है ऐसा इनकलाबी तब्दीली आ गई, हम समझें कि वहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो परवेज खटक ने भी कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बहाई हैं। मतलब आपको लगता है कि वो भी कोई इनका सियासी मुस्तकबिल का ताबनाक नहीं है? बगैर साहब आप ही बता दें कि अगर PTI इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेती तो उसके बाद इलेक्शन ट्रेंड क्या होगा? है वहां पर जो है वो चलें, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। बगैर साहब आप ये बता दें कि अगर PTI जो है इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले पाती तो उसके बाद जो इलेक्शन ट्रेंड है वो आप क्या देखते हैं, कितना इफेक्ट होगा इलेक्शन? देखें, अगर PTI इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती है तो मेरे ख्याल में टर्नआउट में जरूर फर्क पड़ेगा और जाहिर है कि अगर इनका वोटर अभी तक कन्विंस नहीं हुआ IPP से या वो शिफ्ट करना चाहते हैं किसी सही कैंडिडेट पीपल्स पार्टी को, PTI को, उसको PMLN को, तो बेचारे वो ज़्यादा वोटर नहीं निकलेगा और वोट जो एवरेज होती है कि कम से कम 40% 45% तो ये में भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाए। बट इलेक्शन तो इन एनी केस होने हैं। बात ये है कि देखें, जो मैं पहले बात कर रहा था, मुजम्मल साहब हमेशा बात को उलट लेके जाते हैं। मैंने ये कहा कि PTI की मैंने बात ही नहीं की है। मैंने ये कहा कि अगर पहले डील कर ली जाती तो ये प्रॉब्लम ना होता और उसके लिए हुकूमत का काम होता है नॉर्मलाइज करना सिचुएशन को। हुकूमत ने एक दफ़ा भी कॉल नहीं की है कि आए हम बैठ के नेशनल डायलॉग करते हैं। मैशत की बात हर एक करते रहे, प्राइम मिनिस्टर ने बात की, हर हुकूमती नुमाइंदे ने बात की कि मैशत में बैठते हैं। अगर बैठ के एक होलसम एक पोलिटिकल एक इशू को रिजॉल्व करते शायद ये मसला हल हो जाता। बहरहाल अब ये बातें उससे निकल चुकी हैं। अब आई थिंक
जो पीटी ने बीज बोया वो काट लिया और अभी बड़े वो क्राइसिस में है और वो राइटली डिजर्व भी करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बात ये कि देखिए अगर हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में बड़ा डिफिकल्ट इलेक्शन इस वक्त, क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी भी है। अच्छा ब्रिगेड साहब, अभी आपने फरमाया कि उस तरह से इंगेज नहीं किया गया हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को, लेकिन हमने देखा कि जब पीटीआई हुकूमत में थी तो वो अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब अपोजिशन में आई हुकूमत ने डायलॉग किए, लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा कि कोई खातिर था इस पर जो है आगे जवाब दिया। अमजद साहब और ब्रिगेड साहब और नगारी साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमें आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।